नमस्कार दोस्तों। आज हम साहित्य के एक ऐसे स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे जो कालजयी है। उन्होंने अनेकों कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, समालोचक के रूप में रहे, आलोचक के रूप में रहे, निबंधकार रहे और न जाने कितनी विधाएँ उनके अंतर्मन में समाई हुई थी। ऐसे कालजयी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद हमारे साहित्य के एमए के विद्यार्थियों के लिए एक पेपर उसके अंदर आता है, 5वां पेपर, जो किसी एक विधा को लेनी होती है। एक साहित्यकार को या एक लेखक को या एक उपन्यासकार को किसी को लेना होता है 5वें पेपर के रूप में। और उसी संदर्भ में आज हम प्रेमचंद के गोदान की चर्चा करेंगे। गोदान एक कालजयी उपन्यास है। लेखक ने उस जीवन को जिया, उस कलाकार को जिया, उस किसान को जिया जिसके बारे में उन्होंने चर्चाएं की। इस उपन्यास में की जो शुरुआत है, आज मैं उसके कथानक के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा उपन्यास है। उसमें किस तरह लेखक ने अपने आप को उस जगह रख कर के अपनी बात को रखी, उसको पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में वो परिवेश ऐसा था कि उसमें किसानों की क्या दशा होती थी, उनकी क्या गरीबी, क्या कर्जा, किस तरह वो अपना जीवन यापन करते थे, उसके बारे में विस्तृत चर्चा उन्होंने इस उपन्यास में किया है। गोदान गोदान का मुख्य पात्र है होरी। होरी बेलारी गांव का एक 5 बीघा जमीन का किसान है। उस 5 बीघा ज़मीन में वो अपने पूरे परिवार, जिसमें खुद स्वयं, उनकी पत्नी धनिया, उनका बेटा गोबर और 2 बेटियां सोना और रूपा, ये 5 सदस्यों का परिवार और 5 बीघा ज़मीन। अथक गरीबी में जीने वाला ये किसान अपना जीवन यापन किस तरह करता है, किन किन परिस्थितियों, किस किन मुसीबतों का वो सामना करता हुआ आगे बढ़ता है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। होरी 5 बीघा ज़मीन का किसान है, लेकिन उस 5 बीघा ज़मीन को जोतने में, उसमें बीज डालने में, उसकी कटाई में वो किस तरह और लोगों की सहायता की आवश्यकता उसे पड़ती है, वो इसी सिलसिले में वो गांव के एक ज़मींदार, पड़ोस के गांव के एक ज़मींदार के यहाँ, सेंगरी गांव के राय बहादुर साहब के यहाँ, अमरपाल सिंह जो उनका नाम है, उनके यहाँ जाता है। अमरपाल सिंह का चरित्र दोगला है। वो गरीबों के सामने गरीबी की बात करता है, ताकि वो किस तरह इतना बड़ा किसान, इतना बड़ा जमींदार होने के बावजूद किन किन परिस्थितियों का सामना करता है। लेकिन जब उसका कहीं नुकसान होता है तो वो अपने दूसरे चरित्र को उजागर करता है। और इस उम्मीद से, क्योंकि वो कर्जदार है राय साहब का, तो बार बार हाजिरी लगाने के लिए, कोई बेगारी करने के लिए उसको वहाँ पर जाना होता है। होरी की पत्नी धनिया बार बार मना करती है कि क्यों किसी की पैर सहलाने के लिए वहाँ जाते हो, हम कर्ज लेते हैं तो उसका ब्याज सूद समेत उस कर्ज को चुकाते हैं। लेकिन होरी इस बात को मानता है कि हमारा वजूद इसलिए है कि हम उन लोगों के साथ में, हमारा नाम है, वो लोग हमें तजब्बुत देते हैं। सीधा साधा किसान, वो राजनीति की बातों को क्या जाने। वो वहाँ से राय बहादुर साहब के वहाँ पर जाता है। रास्ते में जाता जाता वो सोचता है कि क्यों नहीं एक गाय मैं खरीद लूँ, ताकि बच्चों के जीवन यापन के लिए या उनके दूध के लिए कुछ व्यवस्था हो सके। वो सोचता हुआ रास्ते में राय बहादुर के यहाँ, राय साहब के यहाँ वो चलता रहता है। ऐसे में जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो एक पड़ोस का किसान भोला, वो उसको मिल जाता है। वह अपनी गायों को लेकर के चराने के लिए जंगल में जा रहा होता है। होरी के मन में ये उत्सुकता जागृत हो जाती है कि क्यों नहीं एक गाय भोला मुझे दे दे। वो एक युक्ति सोचता है, क्योंकि भोला विदुर है, उसकी पत्नी मर जाती है। वो झांसा देता है, लालच देता है भोला को, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा।
भोला इस बात पर विश्वास कर लेता है, उसे लगता है कि होरी शादी करवा सकता है, तो प्रसन्न हो जाता है और वो होरी से कहता है कि तुम एक गाय मेरे यहाँ से एक गाय तुम ले जाओ। होरी सोचता है कि इस समय ले जाना ठीक नहीं है, मैं बाद में आकर के ले जाऊँगा। वो ये सोचता सोचता वहाँ से चला जाता है राय साहब के वहाँ। राय साहब के वहाँ बैठ कर के राय साहब की बातें सुनता है, अपनी बातों को कहता है। उन सब बातों को करने के बाद में वो वापस लौट करके अपने गांव बेलायत लौट आता है। जैसे ही वो अपने गांव लौट करके आता है, धनिया उनसे झगड़ती है, लड़ती है कि तुम बार बार क्यों जाते हो वहाँ पर। गोबर उनका पुत्र वो भी लड़ता है, लेकिन वो चुपचाप सारी बातों को सहन कर लेता है। कुछ समय बाद, क्योंकि जब भोला ये आश्वस्त कर देता है होरी को कि गाय तुम यहाँ से ले जाना, तो होरी उससे कहता है कि 2 दिन बोझे भूसा गायों को चराने के लिए तुम मेरे यहाँ से ले आना, क्योंकि उस समय अकाल था और अकाल के समय में पशुओं को चराने के लिए चारा नहीं था। ये बात आकर के वो धनिया को बताता है कि ऐसे ऐसे भोला गाय देने के लिए तैयार है, उसको एक बोझा चारा की जरूरत है। धनिया नाराज़ हो जाती है, देने के लिए मना करती है, लेकिन उस स्थिति में होरी फिर एक बात धनिया को कहता है कि वो तुम्हारी बहुत बड़ाई करता था, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। स्त्री का स्वभाव होता है कि जब वो प्रशंसा सुनती है तो उसे सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। होरी ने जैसे ये बात कही कि वो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, तो वो मान गई, वो तैयार हो गई कि क्यों नहीं वो आकर के ले जाएगा। 2-4 दिन बाद में भोला आता है और आकर के वो भूसा ले जाता है। होरी ने एक बोझे के लिए कहा था, लेकिन धनिया उसको 3 बोझा दे करके बेचती है और साथ में गोबर से कहती है कि ये इनके घर तक पहुंचाया हो। गोबर और भोला बोझा लेकर के उसके गांव जाते हैं, उसके घर जाते हैं। गोबर वहाँ देखता है कि भोला की एक विधवा पुत्री वहाँ पर खड़ी होती है। उसको देख करके उसके मन में प्रेम जागृत हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, खुश होते हैं एक दूसरे को देख करके। उनके अंदर अंतरंग संबंध प्रेम के शुरू हो जाते हैं। गोबर वापस लौट करके अपने गांव आ जाता है। दूसरी तरफ होरी राय साहब के पास जब गया, तो राय साहब हर साल एक जलसा करते हैं जिसमें एक नाटक का आयोजन करते हैं। उस नाटक में होरी को अभिनय के लिए एक पात्र का चयन किया कि वह राजा जनक का माली के रूप में कार्य करेगा। तो ये सारी बातें उसको होरी को करनी थी। जब वापस लौट करके आता है, तो जब गोबर उसको झिड़कता है, लड़ता है कि वो तो रंगा हुआ सियार है, वो गरीबों के सामने गरीबी, अमीरों के सामने अमीरी की बात करता है, लेकिन उन सारी बातों को वो करके चुपचाप सुन लेता है, सहन कर लेता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये उपन्यास बहुत लंबा है। इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले एपिसोड में इसके आगे की कहानी की कथा की चर्चा करेंगे। नमस्कार, गुड बाय।